जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मोदी कैबिनेट में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बीजेपी संगठन भी एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस बदलाव के साथ ही बीजेपी एक तीर से कई निशाने भी साधने वाली है, जिससे कि कई दिनों से हंगामा कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोग जो विदेशी ताकतों से भी संचालित हैं, उनके मुंह बंद होने वाले हैं। कैबिनेट रिशफल होगा। मानसून सत्र से पहले ही कई मंत्री बाहर होंगे, कई मंत्री अंदर लिए जाएंगे और आपको नए नए चेहरे सरकार में दिखाई देंगे। अमूमन आधा समय होने के बाद, यानी कि 2 साल 2.5 साल के बाद सरकारें कैबिनेट में फेरबदल करती हैं, ताकि प्रदर्शन के आधार पर भी देखा जा सके और दूसरा, लोगों को नए चेहरे भी दिख सके, सब दूसरों को मौका भी मिल सके जिन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी को ध्यान में रखकर हो रहा है। अब इसके लिए 2 चीजें साथ में चल रही हैं, एक संगठन में बदलाव राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा उसके साथ सरकार में बदलाव। अब बीजेपी ने शुरुआत यूपी के संगठन से कर दी है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है पंकज चौधरी को, और यहाँ पहले वो राज्य मंत्री थे। हर्ष मल्होत्रा जो पहले राज्य मंत्री थे, उन्हें बना दिया गया है दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, उनको पद दे दिया गया है। जॉर्ज कुरियन जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला था। अब जो खबरें हैं, जो चीजें अंदर से निकल कर आ रही है कि लगभग 12-13 मंत्री बदले जा सकते हैं। 1 दर्जन मंत्रियों का या तो तबादला हो सकता है इनमें से कुछ का, और कुछ की छुट्टी भी हो सकती है कि उनको कोई मंत्री पद दोबारा नहीं दिया जाएगा, मतलब इस कार्यकाल में नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 3 राज्य मंत्रियों का भी मंत्रालय लिया जा सकता है और 2-3 मंत्रियों का भी मंत्रालय वापस लिया जा सकता है, यानी कि उनके पास कोई और मंत्रालय नहीं होगा। बाकियों का इधर से उधर शिफ्टिंग भी हो सकती है। मंत्रियों के मामले में संख्या और बढ़ सकती है। अब जहां बदलाव हो सकते हैं, देखिए जो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनमें बदलाव नहीं होते, जैसे कि गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय है, इनको नहीं छुआ जाता। इसमें बदलाव तभी होता है जब कुछ कह सकते हैं कि बहुत ही अनिवार्य हो या फिर कोई अप्रिय घटना हो जाए, तब मंत्री खुद ही उनको हटना पड़े, तब बदलाव होता है, वरना इन्हें छेड़ा नहीं जाता, ताकि चीजें जो है वो सही तरीके से आराम से चल सके। लेकिन इसके अलावा बाकी मंत्रालयों में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिनमें वित्त मंत्रालय भी है। शक्तिकांत दास जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर है, उनको वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। और निर्मला सीतारमण को कोई और मंत्रालय दिया जा सकता है, या फिर उन्हें संगठन के काम में वापस लिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो राष्ट्रीय स्तर पर ये भी एक प्लानिंग चल रही है कि आप, जैसे कि यूपी में पूरा संगठन बदला, दिल्ली में थोड़ा बहुत बदला, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर अब बीजेपी एक मंत्री को दक्षिणी भारत के किसी राज्य की जिम्मेदारी देना चाहती है, जिसमें केरल पर बीजेपी का फोकस है। तमिलनाडु में तो फिलहाल स्थितियां बहुत ठीक नहीं है, लेकिन लोकसभा को ध्यान में रखते हुए लोग काम करना चाहते हैं। कर्नाटक में कड़ी टक्कर है और इस बार बीजेपी को लगता है कि उसे मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को मिला था। तो इनमें से किसी राज्य में बीजेपी जिम्मेदारी दे सकती है अपने उस मंत्री को कि अब आप संगठन देखिए। श्रीकांत शिंदे को मौका मिल सकता है, सांसद तो हैं, और क्योंकि एनडीए के भी सहयोगियों को लाना है, इस बार मंत्रालय में पहले भी थे, आंध्र प्रदेश से थे, अब शिवसेना शिंदे को भी मौका दिया जा सकता है, जिसमें श्रीकांत शिंदे को मंत्रालय देने की बात आ रही है। वहीं से राघव चड्डा, वो तो सूत्रधार रहे हैं, 11-11 सांसद लाए हैं, और सांसद तो वो पहले ही थे, तो यहाँ पर उनका प्रमोशन करके उनको कोई मंत्री बनाया जा सकता है, राघव चड्डा को। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय का तबादला हो सकता है। उनको लेकर काफी विवाद भी चल रहा है, और ये भी देखा जाता है कि कई बार विवाद हो तो मंत्रालय बदलकर थोड़ा सा शांत कर दिया जाता है, जैसे कि स्मृति ईरानी का बदला था। स्मृति ईरानी के पास शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन वो भी विवादित हुई, तो उनको फिर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दे दिया गया, और फिर उसके बाद स्मृति ईरानी को लेकर विवाद होना बंद हो गया। अब यहाँ अगर धर्मेंद्र प्रधान का तबादला किया जाता है, या हो सकता है कि उन्हें संगठन में ही कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए, तो ऐसे में बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध सकती है।
और इसकी प्लानिंग चल रही है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लंबे समय से मांग हो रही है। और ये मांग जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके बीच भी है, यूजीसी के कारण, और अभी तो ये जो कॉकरोच पार्टी जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग भी बोल रहे हैं नीट के बाद। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों चीजों के लिए मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि यूजीसी के जो रूल आए थे उन्हें जिन अधिकारियों ने मंजूरी दी उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। नीट कराने की जिम्मेदारी एनटीए के पास होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें कार्रवाई हुई है और सुधार किए गए हैं, सुधार जो है रिकमेंड किए गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मंत्री की भी एक ओवरऑल जिम्मेदारी होती है और क्योंकि सवाल उठने भी लगे हैं, यूजीसी में भी मांग हो रही थी, हालांकि वो मामला था कोर्ट के अंदर, अब भी कोर्ट में है और वो कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। अब जो नीट के बाद है उसके बाद भाजपा विरोधियों ने भी, और कह सकते हैं कि विदेशी ताकतों से संचालित कुछ जो यहाँ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, सोशल मीडिया पेज बनने लगे हैं, उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चीज पहले से चली आ रही थी तो उसी को इन्होंने उठा लिया। अगर अब धर्मेंद्र प्रधान उनका तबादला हो जाता है, वो शिक्षा मंत्रालय से हट जाते हैं, तो उसके बाद इनके पास क्या मांग बचेगी? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले बैठे हुए हैं और जो सोनम वांगचुक अनशन की तैयारी में है, इनके पास क्या मांग बचेगी कि आप अब क्या मांगेंगे? आपका मुख्य मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभी उनका जन्मदिन भी आया था तो फिर केक के साथ एक रेजिग्नेशन लेटर भी भेज रहे थे। आपने जो दूसरी मांग की है उनमें उनसे ज्यादा आप जिसकी चर्चा करते हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्यों मांगते हैं इस्तीफा? ताकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और फिर हम गाते फिरे कि देखो मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई, मोदी सरकार को झुका दिया, लुढ़का दिया, मोदी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये करने के लिए। लेकिन अगर रिशफल में तबादला हो जाए या संगठन में भेज दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? तब आप तो ये भी नहीं कह सकते कि इस्तीफा दे दिया। भाई तो फेरबदल है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तो बदलेंगे नहीं, 12-13 मंत्री बदलेंगे, तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे और आप इस्तीफा भी नहीं मांग पाएंगे क्योंकि अब तो वैसे ही नहीं है शिक्षा मंत्री, तो आप करेंगे क्या ऐसे में? इनका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जगह जगह घूमकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो मांग रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, तो आप फिर अब जाके क्या मांगेंगे? किसका इस्तीफा मांगेंगे? भाई जो मंत्री था वो तो चला गया, तो इससे एक फेरबदल भी हो जाएगा, नया चेहरा भी बन जाएगा, नई सरकार भी दिखेगी और जो एनडीए सहयोगी हैं उनको भी मौका देना है, उनके भी नेताओं को मौका देना है, तो वो उनको भी मौका मिलेगा और यहाँ से ये विरोध प्रदर्शन करने वाले, भारत में उत्पात मचाने की कोशिश करने वाले, जेनजी को भड़काने की कोशिश करने वालों का भी मुंह बंद हो जाएगा। अब इनके पास ये मुद्दा विहीन हो जाएंगे। पहले ये मुद्दा विहीन हो गए थे क्योंकि इन्होंने नीट की परीक्षा की बात कर रहे थे, जब री नीट हो गया, 21 तारीख को एग्जाम हो गया और उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, तब इनके पास तो कुछ बोलने को नहीं रहा, उसके बाद ही इनका मुद्दा खत्म हो गया था। अब बचा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो लो भाई, धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट, उनका मंत्रालय बदलकर कुछ और भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर इससे बीजेपी कई चीजें साधने की कोशिश में है और इसके अलावा बंगाल के सांसदों को भी मौका दिया जा सकता है। बंगाल में क्योंकि अभी इतनी बड़ी जीत मिली है, उनके सांसदों को अहम जिम्मेदारी देकर ये बीजेपी जनता को दिखाना भी चाहेगी कि हम बंगाल को महत्व दे रहे हैं और वहां से आपके देखिए एक मंत्री है, तो अपना एक तरह का आभार जनता को जताना कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि को हमने बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये आपके लिए हम एक आभार भी जता रहे हैं। और दूसरा, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी को वहां पर बीजेपी की नजर है बंगाल में, क्योंकि बहुत कम सीटें आई थी और अगर परिसीमन हो जाता है तो परिसीमन के बाद तो बंगाल में सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो बीजेपी का फोकस बंगाल पर भी है और फोकस महाराष्ट्र पर भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में 75 सीटें बनेंगी परिसीमन के बाद, जो एक बड़ा आंकड़ा है। और अब इसकी तैयारी, इसी को ध्यान में रखकर भी कैबिनेट में बदलाव किया जा रहा है और जिन्हें हटाया जाएगा कुछ प्रदर्शन के आधार पर हो सकते हैं और कुछ विवाद के आधार पर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि शुरुआती दौर में ही कई बार बात हो जाती है कि आपका कार्यकाल जो है इतना होगा और ये आगे निर्भर करेगा क्या स्थितियां बनती हैं, तो उस आधार पर भी हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे नेता होते हैं, पार्टी के लिए सभी लोग काम करते हैं, उनको भी मौका देना होता है। अगर 5 साल तक एक ही चलता रहता है तो दूसरों को फिर ये हो जाता है कि अब आगे चुनाव में जीते तो ही मंत्री बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे, फिर नंबर लगेगा कि नहीं। तो ये करने लगी है, राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकार भी करती है,
ताकि पार्टी में शांति बनी रहे। और इसे लेकर लगातार बैठकें भी जारी हैं। जैसे एक बैठक तो पीएम मोदी ने जब ये 5 देशों की यात्रा पर गए थे उसके तुरंत बाद वापस आकर की थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को भी बुलाया था। और उस वक्त से ही चर्चा होने लगी थी कि इसमें रिशफल की बातें हुई हैं, फेरबदल की बातें, और उसमें जो मंत्री बुलाए गए हैं, ऐसा नहीं कि सब बुलाए गए थे, तो उनके लिए भी कुछ खास मैसेज था, यानी कि कुछ बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को कुछ बताया नहीं जाएगा, सब चीजें चर्चा करके होती हैं और ये पूरी एक पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है जिसका हिस्सा खुद धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। तो लगातार बैठकें हो रही हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है कि अब कहाँ पे किसको क्या रखा जाए, क्या मंत्रालय दिया जाए, और इसकी घोषणा जल्दी हो सकती है, मानसून सत्र से पहले तो होगी ही होगी। और फिर उसके बाद क्या क्या बदलाव आते हैं, विपक्ष क्या अब किसका इस्तीफा मांगेगा, क्या मुद्दा उठाएगा, ये तो उसी वक्त देखना होगा। लेकिन पीएम मोदी, बीजेपी, ये मास्टर स्ट्रोक जल्द ही चलने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।